वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डॉलर की बात करेंगे। हम 3-4 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस दुनिया की मार्केट में कैसे बढ़ गई, दुनिया के ट्रेड के अंदर। फिर कौन से फैक्टर्स है जो डॉलर को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या चाइनीज़ करेंसी युआन जो है वो डॉलर को रिप्लेस कर सकती है, और अगर कर सकती है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है। हिस्टोरिकली 1690 में फर्स्ट यूज़ ऑफ पेपर प्रिंट होता है यूएस के अंदर या फिर उस रीजन के अंदर, तो ये मैसेच्यूसेट्स में इसको प्रिंट किया गया। उसके बाद 1780 में जो $2 है उसको प्रिंट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1785 में साइन ऑफ डॉलर को अडॉप्ट किया था। इस साइन को स्पेनिश पैसों से ली गई थी। 1940 में डॉलर एज अ नोट प्रिंट किया गया था, जिसको आज हम देखते हैं, हम जिसको जानते हैं। 1913 में यूएस ने अपने सेंट्रल बैंक की बुनियाद रखी थी, या फिर उसी बैंक ने इस नोट को प्रिंट किया गया था। जिस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है। इन दीज डेज वी कैन से वी आर अफेक्टेड बैडली फ्रॉम देयर डिसीजंस। उन लोगों ने 1914 में सबसे पहले डॉलर को प्रिंट किया था। अच्छा, हम ये कहेंगे कि डॉलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी नहीं है, बल्कि कई ममालिक है जिन्होंने डॉलर को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉलर इन इंटरनेशनल मार्केट। डॉलर ने ये इम्पोर्टेंस गेन कैसे की, इसके लिए हमें दोनों वर्ल्ड वार्स देखने हैं, वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का एक बहुत ही बड़ा रोल है डॉलर की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए। 1914 में वर्ल्ड वार 1 और 1941 में वर्ल्ड वार 2 होती है, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज शामिल थे। उस वक़्त जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, इन लोगों ने अपने करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट पैक किया हुआ था, जिसका हमें पता है कि पहले जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 से पहले या वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के दरमियान ये जो डॉलर हुआ करती थे वो गोल्ड के मुकाबले में हुआ करती थी। लेकिन जंग के दौरान टू कीप मशीनरी ऑन गोइंग, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वो है लिक्विडिटी। आपको वार प्लान्स, मिलिट्री एंड लॉजिस्टिक की ज़रूरत होती है, और उनके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। तो इस दौरान जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, और इसी दौरान जो डॉलर थी वो गोल्ड के मुकाबले या गोल्ड के साथ मैच नहीं कर पा रही थी। और इन लोगों ने क्या किया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ रुख कर गए। जैसे कि हमको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। बेशक उन्होंने हिस्सा लिया था वर्ल्ड वार 2 में, लेकिन काफ़ी देर बाद उन्होंने हिस्सा लिया था। इसी तरह जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास गए, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को गोल्ड दिए, और उसके रिटर्न्स में इन लोगों ने डॉलर लिए थे। Therefore, we can see in 1945, United States of America became the world's largest gold reserve states. Later in 1945, IMF and World Bank was created. And also we can say in that time, United States of America was one of the most stable country in the world. As we know, due to its stable currency, United States of America created Marshall Plan in order to reconstruct Europe. United States of America offered European countries that it would help them to come out from the crisis. और इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक डिमांड किया कि हमारा जो करेंसी है वो गोल्ड के अगेंस्ट पैक होगी, और उसके साथ साथ जो बाकी करेंसीज है वो भी डॉलर के साथ अटैच्ड होंगे। तो जैसे ही जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कामयाब हो गई,
तो इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया में एक सुपर पावर कंट्री बन के उभरा। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर बन गया था तो ये पूरे दुनिया में फैल चुका था। हम देख सकते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वियतनाम में भी आ चुके थे, अफगानिस्तान में भी। रिचर्ड निक्सन थे, उन्होंने टीवी शो में आके ऐलान किया कि जैसे ही बाकी कंट्रीज़ ने डॉलर को गोल्ड से डीलिंक किया, उन्होंने भी ऐलान किया कि आज के बाद जो गोल्ड है इसको हम डॉलर से डीलिंक करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त 80 से 90% जो ट्रेड हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में हो रही है। और उसके साथ साथ हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त 40% जो डेट है वो है डॉलर में। अब 2020 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया किया, उन्होंने कहा था कि इस वक्त $5 ट्रिलियन जो है वो सर्कुलेशन में है। 50% वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है और 50% जो है बाकी दुनिया में सर्कुलेट कर रही है। इस वक्त सबको पता है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि एक करेंसी ट्रेडिंग है, करेंसी मार्केट भी कहते हैं, इस वक्त 90% से लेकर 90% जो ट्रेडिंग इसमें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही हो रही है। इस वक्त चाइना और जापान दुनिया के सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंट्रीज है। तो हम ये कह सकते हैं इस वक्त चाइना के मोर देन 3 ट्रिलियन जो रिजर्व्स है वो भी डॉलर में ही है। इन शॉर्ट वी कैन से डॉलर इज एवरीवेयर, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू रिप्लेस डॉलर। दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स है उसमें 60% से लेकर 65% जो है वो रिजर्व्स है और सिर्फ किस चीज़ में है, डॉलर में ही है। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डॉलर। डॉलर को कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट में अफेक्ट करती है। डॉलर एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह है। जैसे कि आप देखें इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ट्रेडिंग में अफेक्ट करती है। वो उस वक्त करती है जब कोई बहुत ही बड़ा ख़तरनाक न्यूज़ आ रही हो मीडिया में, या जैसे कि हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कि इतना इनस्टेबिलिटी था, इतना अनसर्टेनिटी था कि रोज़ आए डॉलर के ऊपर भी इतने अनसर्टेनिटी थी कि मतलब इसकी वैल्यू कभी इंक्रीज करती थी कभी डिक्रीज करती थी। तो इस तरह हम ये भी कह सकते थे कि उसकी जो डेमोक्रेसी है, जैसे ही लोगों को पता चले कि जो अमेरिका में डेमोक्रेसी को ख़तरा है या अमेरिका के इकोनॉमी को ख़तरा है, या वहाँ पे एक न्यूज़ चल रहा हो कि अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई होने वाली है, या अमेरिका के फौजियों को अफ़गानिस्तान में मारा गया, तो ये चीज़ें जो है ये डॉलर को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि दुनिया में 60% जो रिज़र्व्स है वो डॉलर में है। अब उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 1% युआन है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की है कि डॉलर जो है दुनिया के रिजर्व जो है वो 60% डॉलर में है और चाइनीज़ युआन है वो सिर्फ और सिर्फ 1% ही है। और उसके साथ साथ जो दुनिया के जितने भी ममालिक है वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ को इतनी ट्रस्ट नहीं है, चाइना के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चाइना एक एक्सपोर्ट कंट्री है, वो दुनिया को एक्सपोर्ट करती है, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी दुनिया को उसके ऊपर इतनी एतमाद नहीं है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि चाइना ने एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की है, जैसे कि चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, अफगानिस्तान है, या इस तरह के रीजन में जो जितने भी कंट्री, बांग्लादेश है, ये उनके करीब होते जा रहे हैं। जैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक मार्शल प्लान बनाया या फिर एक इकोनॉमिकल एक ब्लॉक चेन बनाया था तो फिर तब जाके डॉलर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, लोगों ने उसकी शर्तें मान ली है। अब इसी तरह चाइना ने जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स क्रिएट किया है, तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना एक कोशिश में लगा हुआ है कि वो डॉलर के करीब पहुंच जाएं और वो एक ब्लॉक बना दें। ब्लॉक इन अ सेंस, जैसे कि मैंने कंट्रीज़ का नाम लिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, तो इनके साथ वो ट्रेड करें और उसी करेंसी के विद इन युआन करेंसी वो ट्रेड करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ जाए तो
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।